मेरे बेटे की नई नई शादी हुई थी। उसने अपनी पत्नी को बाहर आने के लिए मना किया था, तो मेरी बहू अपने कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। मुझे यह बड़ा ही अजीब लगता था। रोज़ रात को बहू के चीखने की आवाज़ आती और जब कभी थोड़ा बहुत कमरे से निकलती तो हमेशा लड़खड़ा कर चलती। एक दिन जो मैंने ज़बरदस्ती उसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वह रोते हुए बोली, माँ जी, आपका बेटा रोज़ अंग्रेजी फिल्म देखकर मेरे साथ। मेरा नाम संगीता है। मेरे पति का ध्यान 3 साल पहले हो चुका था। मेरे 2 बेटे थे। जो एक बड़ा बेटा था वह कोई काम धंधा नहीं करता था और दिमाग की तौर पर पागल भी था, इसलिए उसको कोई लड़की नहीं दे रहा था। छोटा बेटा था, वह 6 साल से दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। लेकिन जब से मैं उससे कहा कि बेटा इसी शहर में नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि अब मैं अकेले रहकर बहुत परेशान हो चुकी हूँ और इस बुढ़ापे में मुझे भी अब किसी सहारे की जरूरत थी, तो मेरे कहने पर मेरे बेटे ने अपना मन मार कर इसी शहर में नौकरी ढूंढ ली। उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जब उसे पर दबाव बनाया तो वह मान गया। अब जब से मेरा बेटा मेरे पास रहकर ही नौकरी करने लगा था, मैं बहुत खुश थी। उसके यहाँ आने से कुछ दिनों के बाद भी वह अपने एक दोस्त की शादी में गया। जब अपने दोस्त की शादी से वापस लौट कर आया तो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। मैंने उसके उसके कारण खुशी का कारण पूछा तो उसने मेरी बातों को कोई जवाब नहीं दिया। 1-2 दिन के बाद ही मेरी भाभी स्नेहा मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आई और वह मेरे बेटे संदीप के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता भी लेकर आई। उसने कहा कि लड़की भी बहुत सुंदर है और संस्कारी है और बहुत ही अच्छे घराने की भी है। मुझे यह रिश्ता बहुत पसंद आया। मैंने कहा कि शाम को मैं संदीप के ऑफिस से आने के बाद उसे इस बारे में बात करूंगी। जब शाम को संदीप वापस ऑफिस से आया तो मैंने उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आज तेरे लिए तेरी मामी इस लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। मुझे तो यह लड़की बहुत पसंद है, अब तू देख ले। संदीप की तस्वीर तो देख ली, लेकिन वह बोला, माँ मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? इस लड़की में आखिर क्या कमी है? देखने में कितनी सुंदर है और बहुत ही अच्छे घराने की है। तो मेरी बात पर संदीप बोल, माँ मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गई। मैंने कहा दूसरी लड़की आखिर कौन है? मैंने मन से माँ से थोड़ा सा डर पैदा होने लगा कि कहीं इसमें कोई ऐसी वैसी लड़की तो पसंद नहीं कर ली। तो वह बोला, माँ आप पूछ रही थी ना कि मैं अपने दोस्त की शादी से लौटकर इतना खुश क्यों हूँ। दरअसल वह लड़की मुझे मेरे दोस्त की शादी में ही मिली थी। उसे देखते ही पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया और मेरे फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा। उसके बाद संदीप ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो उसे ने शादी के वक्त खींच ली थी। मैं जब उस लड़की की फ़ोटो देखी तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और पहनावे से भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तो तुम जल्दी से इस लड़की के घर वालों को पता लगाओ, मैं खुद जाकर इस रिश्ते की बात करूँगी। मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। 3-4 दिन में जब मुझे लड़की को का पता मिल गया तो मैं उसके घर जाकर संदीप की लड़की का रिश्ता तय कर दिया। मैंने लड़की भी पूछा कि क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की का नाम पूनम था। मुझे वह लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सीधी लगी। जल्दी ही शादी की तारीख क्या तय करवा गई और कुछ दिनों बाद भी शादी हो गई और बहू को विदा करके मैं अपने घर ले आई। मेरा घर तो खुशियों से भर गया था। जब से मैं संदीप की शादी पूनम से करवाई थी तो संदीप तो मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। मैं भी अपनी बेटे की खुशी देखकर बहुत खुश थी। सुहागरात के अगले दिन सुबह मैंने अपनी बहू को जब रसोई के लिए उठाया तो वह मुझे बहुत थकी सी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो बोली, माँ कि दरअसल शादी के फंक्शन की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए इतनी थकान लग रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बस तुम थोड़ी बहुत रस्म करके अपने कमरे में जाकर आराम करना। उसके बाद मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। शादी के 3-4 दिन हो चुके थे, लेकिन मैंने यह ध्यान दिया कि मेरी बहू अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर आ रही थी। संदीप अपना और बहू का खाना भी कमरे में ले जाकर ही खा रहा था। मुझे यह चीज़ बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी उनकी नई नई शादी हुई है, उनको इंजॉय करने दें, तो इसलिए इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। और अभी मेरा कुछ कहना ठीक भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी मेरी बहू का यही रवैया रहा। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ बहुत ज़रूरी कोई काम करने पर ही कमरे से बाहर निकलती, वरना पूरा टाइम कमरे में ही रहती। मुझे यह सब कुछ समझ नहीं आया। तो मैं शाम को जब संदीप ऑफिस से आया तो मैंने कहा, बेटा
बहू जब से घर में आई है वह कमरे से तो बाहर ही नहीं निकलती। मैं भी अब बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे घर का इतना काम अकेले नहीं हो पाता है। मेरी बात सुनकर संदीप मुझे उल्टा नाराज होने लगा। बोला, मेरी पत्नी घर का काम करने के लिए नहीं आई है, वह मेरे लिए इस घर में आई है और आप उसे उसके कमरे से बाहर आने की बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। और रही काम की बात, तो मैं कल से ही 2-3 नौकरानियां लगवा दूंगा। आपको भी घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बूढ़ी हो रही हो तो पूजा पाठ में खुद को व्यस्त करिए और अपने बेटे बहू की उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जीने दीजिए। अपने बेटे का दो टक जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने सोचा कि शायद हर बूढ़े माँ बाप को यही नीति होती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इसी तरह के जवाब देने लगते हैं, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद तो माँ बाप से उनकी कोई भी नहीं होती है, वह सारी पूरी हो चुकी होती है, तो माँ बाप की जरूरत खत्म होने लगती है। मैंने सोचा संदीप से कुछ भी न खाने में ही भलाई है, इसलिए मैं चुप रहना ही ठीक समझा। अगले दिन से मैं घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन धोने वाली नौकरानी आ गई। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन मैंने कुछ दिनों से यह ध्यान दिया था कि बहू जब भी कमरे से निकलती है लंगड़ा लंगड़ा कर या फिर लड़खड़ा कर चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो इसकी शादी हुई है, नई बहू के चेहरे पर तो बहुत ही रंगत होती है, फिर अचानक से मेरी बहू को ऐसा क्या हो गया? कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? संदीप भी कुछ हफ्तों से ऑफिस से बार बार छुट्टी ले रहा था और छुट्टी लेकर वह पूरा पूरा दिन कमरे के अंदर ही रहता, और अगर किसी दिन ऑफिस भी जाता तो उसे दिन भी जल्दी ऑफिस से चला आता। मुझे तो यह समझ भी नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अगर संदीप का यही रवैया रहा तो ऐसे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक दिन जब संदीप ऑफिस के लिए निकल गया, मैंने मौका पाकर तुरंत ही अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका चेहरा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और अजीब से लाल लाल निशान उसके शरीर पर पड़े हुए थे। मैं उसे धीरे से उसके कमरे से बाहर लेकर हॉल में लेकर आई। वह अभी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैंने उसे प्यार से बिठाकर पूछा, बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, जिसमें हर पति पत्नी को यह लगता है कि वह हर वक्त एक दूसरे के साथ रहें, प्रेम में डूबे रहें, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। अगर संदीप इसी तरह से इतनी सारी छुट्टियां करता रहेगा तो उसे नौकरी के हाथ धोना पड़ेगा। मेरी तो वह कोई भी बात नहीं सुनता है, लेकिन तुम तो समझदार हो तो मुझे कोई नहीं समझती हो। मेरी बात सुनकर पूनम के हाथ अचानक से कांपने लगे। वह लड़खड़ाते हुए शब्दों से बोली, माँ जी, मैं संदीप जी से कुछ नहीं कह सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, बहू, संदीप तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम उसे समझाओगी तो वह तुम्हारी बात जरूर मानेगा। मेरी इस बात पर मेरी बहू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। यह देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। पर वह कुछ ना बोली। मैंने कहा, पूनम, क्या तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है? मेरी बात सुनकर ही आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और जैसे ही उसने मुझे कुछ बताने के लिए मुंह खोला तभी संदीप ऑफिस से आ गया। उसने जैसे ही पूनम को मेरे साथ बैठा देखा, वह बहुत बुरी तरह से पूनम के ऊपर चिल्लाया कि तुमने कमरे से बाहर आने के लिए किसने कहा था? अभी के अभी अंदर जो उसकी बातें सुनते ही पूनम घबरा कर अपने कमरे के अंदर चली गई। अपने बेटे का यह बर्ताव देखकर मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मेरी बहू है, क्या मैं उसके साथ कुछ देर बैठ कर बात भी नहीं कर सकती? मेरी बात इस बात पर संदीप बोल, देखो मम्मी, कानपुर, एक बात सुन ले, आप अपने बाहर के कामों पर ध्यान दीजिए, मेरी पति पत्नी के बीच आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पूनम की हालत दिखाई नहीं दे रही? वह मुझे बोला, मुझे उसकी हालत बहुत अच्छे से दिख रही है और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद संदीप ने प्लेट में खाना लगाया और अपने कमरे में चला गया। यह सब आखिर क्या हो रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। उसी रात मुझे अचानक से प्यास लगी तो मैंने पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी मुझे मेरी बहू के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं धीरे से जाकर अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़ी हुई तो मेरी बहू के चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा बेटा ऐसा क्या कर रहा है जिससे मेरी बहू की हालत हो रही है। मैं सोच लिया कि कल मैं इस बारे में संदीप से हर हाल में बात करके रहूंगी। अगले दिन सुबह ही मैं संदीप के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने आधा ही दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मैं मुझे मेरी बहू से बात करनी है। तो वह बोला कि आपको एक बार
में कोई बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन आप है कि अपने बेटे बहू को चैन से जीने नहीं दे रही है। मैंने कहा मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी बहू को मेरी ज़रूरत है। तो वह बोला कि मम्मी, अब मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि हम दोनों पति पत्नी को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, नहीं तो मैं अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर में चला जाऊंगा, फिर आप यहाँ अकेले रह लेना। यह कहकर संदीप ने दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पूनम के पापा को फोन करके कहती हूँ कि वह कुछ दिनों के लिए पूनम को अपने घर ले जाए। मेरे कहने पर शाम को जब पूनम के पापा उसे घर ले जाने वापस आए तो संदीप ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने पूनम को अपने पापा से मिलने तक नहीं दिया और उसके पापा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की करके उन्हें घर से भगा दिया। जब संदीप को कोई पता चला कि पूनम के पापा को मैंने बुलाया था तो उसने मेरे साथ बहुत बड़ा पखेड़ा किया। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह मेरा बेटा है। वह मुझसे बोल कैसे, माँ है, आप अपने बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर रही है। एक काम करिए, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाइए। आप बहुत दिन से मम्मी मामी के यहाँ नहीं गई तो कुछ दिन वहाँ जाकर आराम से अपनी भाभी के साथ रहिए और मुझे मेरी पत्नी के साथ अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहू की परेशानी का पता कैसे लगाऊं, लेकिन इस वक्त मैं शांत रहने में ही अपनी भलाई समझती थी और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीत रहे थे और मैं हर रोज़ अपनी बहू किसी के उसके कमरे से आई सुन रही थी। अगले महीने ही मेरे बेटे को ऑफिस के लिए एक जरूरी काम से 4 दिन के लिए बाहर दूसरे शहर में भेजा गया। लेकिन जब वह गया तो पूनम को सख्त हिदायत देकर गया कि अगर वह कमरे से बाहर निकली और उसने मुझसे बात भी की तो उसके लिए बुरा होगा। साथ ही साथ मेरा बेटा यही हिदायत मुझे भी देकर गया था, लेकिन मैं इतने दिनों से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह जैसे ही गया मैं तुरंत ही अपनी बहू को कमरे से बाहर निकाला ने पहुंच गई। उसके कमरे की हालत देखकर तो मेरे होश उड़ गए। कमरे का हाल ऐसा कर रखा था जैसे किसी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा गया हो। मेरी बहू मेरे आगे रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी, बोली माँ की मुझे कमरे से बाहर मत निकालिए, अगर संदीप को पता चल गया तो वह बहुत बुरा करेगा। मैं अपनी बहू से कहा तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी जिल्लत कैसी हो सकती हो? आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तुम्हें मेरी कसम है। जब मैं अपनी बहू को कसम दी तो मेरे गले लगकर रोने लगी और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वह बोली माँ जी, संदीप हर रोज अंग्रेजी फिल्म देखकर मेरे साथ दिन में कई कई बार इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह बोली और वह मेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार करता है, जैसे उन फिल्मों में दिखाया जाता है वह बिल्कुल वैसा ही करता है, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो ऐसा लगता है कि वह मुझे इंसान तो समझता ही नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का सामान समझता है। इसलिए मेरी हालत ऐसी होती चली जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतना घिनौना काम कर सकता है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कहा पूनम, तुम इतने दिनों से यह हैवानियत झेलती चली जा रही थी, वह तुमने इसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अगर तुम्हारी अकेले हिम्मत नहीं हुई थी तो जिस दिन तुम्हारे पापा आए थे उस दिन तो तुम आवाज़ उठा सकती थी, तो तुमने उस दिन कुछ भी क्यों नहीं कहा? पूनम बोली माँ जी, दरअसल मैं मजबूर थी, मैं संदीप के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने कहा आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? तो वह बोली माँ जी, संदीप ने मेरे कई सारे वीडियो बना लिए हैं और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर देगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, इसलिए मैं नरक झेलने के लिए मजबूर हूँ। पूनम की बात सुनकर मुझे अपने बेटे से नफरत होने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने में इस कदर नाकाम रहूँगी। अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं पूनम की शादी अपने बेटे से करवा कर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। 4 दिन के बाद संदीप घर लौटा और उसने कमरे में जाकर पूनम के साथ अपनी हैवानियत का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही पूनम के साथ वह सब करना शुरू किया तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। संदीप बुरी तरह से गुस्से में चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला। इससे पहले कि वह मुझ पर अपना गुस्सा निकाल पाता उसके गाल पर एक तमाचेदार थप्पड़ लगा दिया। पूनम के पापा का था और हमारे पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर संदीप के होश उड़ गए। पुलिस वालों ने तुरंत ही संदीप को गिरफ्तार कर लिया और उसका फ़ोन एक झटके में छीन लिया। संदीप उससे बोला आपने मुझे गिरफ्तार करवाया है, आप मेरी माँ नहीं हो। मैंने कहा हाँ, तूने सही कहा, मैं तेरे जैसे हवान की माँ नहीं, कभी नहीं हो सकती।
मैं अंदर जाकर पहले अपनी बहू की हालत ठीक की, उसके बाद उससे सहारा देकर बाहर लेकर आई। दरअसल जब पूनम ने मुझे यह सच्चाई बताई तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं अपने बेटे को उसके किए की सज़ा हर हाल में दिला कर रहूँगी। और मैं उसी दिन पूनम के पापा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी और उसे ने कह दिया था कि संदीप के घर आते हुए पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाएगा। संदीप के फ़ोन से पूनम के सारे वीडियो हमने तुरंत डिलीट करवा दिए। संदीप का जुर्म साबित हो चुका था, इसलिए उसे जेल में ही डाल दिया गया। दोस्तों, पत्नी ही हमसफ़र होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।